अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। तो ज़रा मुझे बताएं कि हमारा लास्ट टॉपिक क्या था। सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अच्छा पढ़ा जी, था। एक्सटेंसिव और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, ठीक है। कुछ बच्चे आ रहे हैं, फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बेटे ये रात तक पता चल जाएगा कि कल क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो नहीं पता। अच्छा जी, चैप्टर 5 था। सबसे पहले हमने पढ़े थे, आई थिंक स्टेट फंक्शन भी हमने पढ़ा था शायद, या नहीं पढ़ा था, मुझे बताइएगा। नो सर। नहीं पढ़ा ना। चलो हम स्टेट फंक्शन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है। हम कुछ भी काम करते हैं तो यकीनन उस काम करने से पहले हमारे पास जो है वो एक इनिशियल होता है और एक फाइनल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी खड़ी हुई है इस पॉइंट पर, यहाँ उसकी यकीनन कोई वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। मैं थोड़ा फिजिक्स को लेकर समझा रहा हूँ यहाँ पर। और फिर जब वो चलेगी और कहीं जाकर रुकेगी अगर, तो वो इसकी फाइनल हो जाएगी। तो दो स्टेट हुई ना, एक इनिशियल और एक फाइनल। बिल्कुल इसी तरह से हमारी केमिस्ट्री के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकर था, उस बीकर को मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। अब रूम टेम्परेचर अगर मैं अभी की बात करूं तो हमारा अभी का रूम टेम्परेचर कितना है, अभी 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो यानी अगर मेरे पास अभी ये पानी है तो इसका अभी जो टेम्परेचर है वो कितना है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने क्या किया, मैंने इसे हीट देना शुरू की। जब हम इसे हीट करेंगे तो यकीनन टेम्परेचर चेंज होगा, ऐसा ही है। तो जो इसकी इनिशियल हालत थी उस पे टेम्परेचर क्या हो गया, इसे हमने T1 का नाम दे दिया, ऐसा ही है। और मैंने फॉर एग्जांपल पानी था ना ये H2O, मैंने इसे बॉईल किया। जब मैं बॉईल करूंगा तो बॉईल करने के लिए मुझे टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा, 100 डिग्री। तो यानी मैंने इसको जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया वो कितना दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो टेम्परेचर हमने दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा टेम्परेचर क्या हो गया, T2।
ऐसा ही है। तो दो टेम्परेचर हुए, एक नॉर्मल टेम्परेचर था जिस पर ये मौजूद था और मैंने इसे बॉईल किया, तो इसके लिए टेम्परेचर कितना हो गया, T2। तो यहाँ भी दो स्टेट थी, एक थी इनिशियल जिस पे वो मौजूद था और उसके बाद मैंने उस स्टेट को चेंज किया, तो मैंने टेम्परेचर जब दिया तो कितना हो गया, T2। तो T2 और T1 को अगर मैं डिफरेंस लेना चाहूँ तो इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा टी, T2 माइनस T1। यानी अगर मैं बात करूं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 26 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास जवाब कितना आना चाहिए, 74 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 74 सर। हाँ 74 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना है, 74। इसे हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। यानी किसी भी चीज की अगर कोई फाइनल और इनिशियल स्टेट मौजूद है, किसी भी चीज की एक फाइनल और एक इनिशियल स्टेट अगर मौजूद है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ अ सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी। तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम को डिफाइन कैसे करेंगे भाई, तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं इसकी। A thermodynamic system is said to be in a certain state when all its properties are fixed। बेटा टेस्ट क्या होगा आप देखते हैं ना, अगर इनमें कोई एक आध अगर हमारी फिजिकल हो सकी तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीक ले लेंगे टेस्ट। नेक्स्ट वीक तो इंशाल्लाह खुल जाएगा। और टेस्ट वैसे भी जो है वो मैं किसी भी दिन लेने वाला था ना, मैंने दिन नहीं डिसाइड किया था कि किस दिन लूंगा। मैंने तो ये सोचा था जिस दिन सबसे ज्यादा बच्चे होंगे उस दिन लूंगा टेस्ट। तो अब देखते हैं, इस वीक अगर कोई फिजिकल हुई तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहिएगा, टेस्ट होगा। और नहीं हुई तो नेक्स्ट वीक फिजिकल होगी, उसमें हो जाएगा। डेफिनेशन लिख लें हमारे पास स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट क्या है भाई, स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या है, अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज सेड टू बी इन अ सर्टेन स्टेट व्हेन ऑल इट्स प्रॉपर्टीज आर फिक्स्ड। यानी अगर हम लोगों को पता चल जाए इनिशियल फाइनल क्या है, तो इन्हें से हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो हमारे पास स्टेट ऑफ अ सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, टेम्परेचर T2 माइनस T1 हो सकता है, ठीक है, और वॉल्यूम हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, इंटरनल एनर्जी यानी E हो सकती है, इंथैल्पी हो सकती है, इंट्रॉपी हो सकती है। तो ये सारी चीजें क्या है हमारी स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम में अगर, जी जी चैप्टर 2 का टेस्ट है, कि इनिशियल और फाइनल हो उसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। फिर इसके बाद आते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं, वो जिनमें सिर्फ इनिशियल फाइनल पाया जाए उन्हें हम स्टेट फंक्शंस कहते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसमें इनिशियल फाइनल नहीं हो सकता, एक ही चीज हो सकती है, ठीक है, जैसे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होगी, इनिशियल या फाइनल तो नहीं होगी ना। यानी मैंने शहद लिया, यहाँ पे जो है उसको मैंने जब बहाया तो वो यहाँ कुछ और विस्कोसिटी थी और दूसरे पॉइंट पे गया तो कुछ और विस्कोसिटी थी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। विस्कोसिटी तो पूरे में इसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो विस्कोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर कोई चेंज ना आए, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। वो स्टेट फंक्शन नहीं होते, यानी उनमें इनिशियल फाइनल नहीं है। तो जिसमें इनिशियल और फाइनल हो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो फंडामेंटल, ये पेपर में नहीं आती, बस आगे काम आएगा उसमें समझाने के लिए मैंने आपको बताया है।
द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज which determine, डेफिनेशन लिख के मैं दोबारा बताता हूँ। हाँ जी, दोबारा सुन लें कि हमने क्या किया। ऊपर वाले काम की बात करता हूँ ना, कि टेम्परेचर बढ़ाया ना हमने। अब एक टेम्परेचर था 26 डिग्री सेंटीग्रेड और एक टेम्परेचर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। या चले मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की। मेरे पास एक सिस्टम है, पानी है फॉर एग्जांपल। मैंने टेम्परेचर को नहीं देख रहा, मैंने टेम्परेचर दिया इसको, पर टेम्परेचर देने से पहले इसका वॉल्यूम था 5 dm³। मैंने इसे टेम्परेचर दिया, ये बॉयल होने लगा। क्या बॉयल होने के बाद भी इसका टेम्परेचर 5 डेसीमीटर क्यूब ही होगा? हाँ सर। नहीं होगा ना। यानी क्या होना चाहिए? कम होना ज़्यादा चाहिए कम सर। होना चाहिए। तो यानी जब हमने इसे बॉयल किया तो इसका जो वॉल्यूम हुआ वो क्या हो गया? कम। यानी अब वॉल्यूम कुछ भी हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम कितना रह गया? 3 डेसीमीटर क्यूब। अब इसे हमने V1 कह दिया और इसे हमने V2 कह दिया। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। तो 5 माइनस 3 कितना बना? 2। यानी वॉल्यूम में चेंज कितना आया? 2 डेसीमीटर क्यूब का आया। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि हम इसमें क्या मालूम कर लेते हैं? चेंज। तो कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्टेट फंक्शन होती है? तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखवा देता हूँ। टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन, वॉल्यूम is a state function, pressure is a state function, internal energy is a state function, सर enthalpy is a state function। जी सर ये आपने ऊपर में जो V1 5 dm³ लिखा हुआ है और V2 3 लिखा हुआ है, नीचे में V1 के नीचे 3 लिख दी है। अच्छा, सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। जी सर। V1 मैंने 5 लिया है और V2 मैंने 3 लिया है। तो 3 माइनस 5 करूंगा तो -2 आएगा। -2 तो नहीं आना चाहिए ना। यानी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है कुछ। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। नहीं, हम यहाँ पे मेरे एक काम ये करते हैं ना, हम इसको लेते हैं गैस सिस्टम। हम यहाँ वाटर नहीं लेते, हम यहाँ ले लेते हैं क्या? एक पिस्टन। ठीक है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन ले लेते हैं हम एक यहाँ पे। हम ये गैस पे अप्लाई करते हैं। अब बताओ क्या होगा? मैंने V1 था 5 डेसीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम को मैं क्या करूँगा? चेंज करता हूँ। हमने क्या किया? टेम्परेचर दिया अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। यहाँ कौन सा अप्लाई करते हैं? चार्ल्स लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहाँ जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स थे, जब उनको टेम्परेचर देंगे तो इनके दरमियान कोलिजन बढ़ेगा, तो ये वॉल्यूम ऊपर शिफ्ट कराएगा, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये लिक्विड्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा, हमारे पास ये गैसेस सिस्टम पे एप्लीकेबल होगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम बढ़ के 7 हो गया। अब ये V2 हो गया। अब ये क्या हो गया? हमारा V2 हो गया।
अब V2 आया हमारा 7 और V1 आया 5, तो अब 2 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो गैसेस सिस्टम पे अप्लाई होगा ये सिर्फ। क्योंकि अगर हम वो वाली बात करते हैं कि वॉल्यूम कम होगा तो ऑटोमेटिकली सी बात है वॉल्यूम कम होगा, पानी की तादाद तो कम होगी, तो उसमें तादाद कम होगी तो फिर वहाँ फॉर्मूला में V1 माइनस V2 करना पड़ेगा, तो वो अलग कहानी आ जाएगी। बट स्टेट फंक्शन है V2 माइनस V1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो गैसेस सिस्टम पे अप्लाई करेंगे सिर्फ। तो आपको बात ये जहन में रखनी है कि वो कौन से हैं जिन पे चेंज ले सकते हैं, यानी फाइनल और इनिशियल स्टेट मौजूद होंगी, तो वो कौन कौन है? टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ई है इंटरनल एनर्जी, और एच है इंथैल्पी। ठीक है, इंथैल्पी की टर्म अभी मैं यूज कर रहा हूं, बट हम लोग इसको बकायदा डिटेल में पढ़ेंगे कि इंथैल्पी होती क्या है। तो ये एक छोटी छोटी सी बात थी, ये पढ़ाने का मकसद ये था ताकि हम अगले टॉपिक को कवर अप करें। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हाँ जी, यहाँ तक ठीक है। यस सर। अच्छा, अब मेन टॉपिक हमारा शुरू होता है। मैं जरा रिड्यूस सिलेबस में देखूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि नहीं है। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझने से पहले कुछ चीजें और समझनी चाहिए। इस लॉ से पहले 2 लॉ और आए थे, और वो लॉ में एक लॉ था माइनस वंथ लॉ और एक आया था जीरोथ लॉ। ठीक है। अच्छा, ये इनके नाम इसलिए इस तरह से रखे गए थे, ये -1 से मुराद ये वाला -1 था। तो पहले -1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया। ठीक है, फिर इसका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे आया, फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे आया। तो इसकी कहानी कुछ ऐसे चलती है, -1 0 1 2 3 ये लॉ है। -1 लॉ, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो ये इस तरह से कुछ कहानी चल रही है। तो -1 लॉ क्या कहता था? ये एक बड़ी बेसिक बात है, पता होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। -1 लॉ में इसने कहा, जो भी था उसने ये बात कही थी -1 लॉ के अंदर, कि जो हमारी हीट है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जो हमारा हीट का ट्रांसफर होता है वो कहाँ होता है? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो, यानी गर्म से ठंडे की तरफ। ठीक है, इसकी मैं बड़ी आम एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने आप लोगों को कंडेंसेशन समझाया था। कंडेंसेशन मैंने आपको बताया था कि आपने पानी की बोतल फ्रिज से निकाली और टेबल पर रखी। अब पानी की बोतल जो फ्रिज से निकाली वो यकीनन ठंडी थी, यानी कम टेम्परेचर था। कम टेम्परेचर आप समझ ले तकरीबन कितना होगा? 5 डिग्री तक होगा अप्रोक्सीमेट। अब हमने टेबल पर पानी की बोतल निकाल के रखी, एक बोतल हमने पानी की बोतल क्या रखी? टेबल के ऊपर रखी, कवर्ड है। ठीक है भाई, कैप लगा हुआ है।
अब इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, तकरीबन 5 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर सपोज। 0 भी हो सकता है अगर जम जाए, और जमा और कम हो तो 1 2 3 के दरमियान भी हो सकता है, बट ठंडा पानी है तो 5 डिग्री के आसपास होगा। अब आपने इसको निकाला और आपने इसको ला के रखा टेबल के ऊपर भाई, ठीक है, टेबल पे रखी हुई है बॉटल। अब एटमॉस्फेयर जो है हमारा, इसका ये जो एटमॉस्फेयर है, इसमें वाटर वेपर्स मौजूद है इन अ गैसियस स्टेट, ऐसा ही है। वाटर वेपर्स मौजूद है गैस फॉर्म में। अब रूम टेम्परेचर अभी की बात करूं तो कितना होगा, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये करते क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस सर आकर चिपकना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, जब इस पे ही आके चिपकना शुरू हो जाते हैं तो एक इस पर ओस जमना शुरू हो जाती है ना, यानी यहाँ पर क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट आके चिपक रहे होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट आके बन रहे होते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। ऐसा ही है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन, क्योंकि गैस से लिक्विड में आ रहा है तो प्रोसेस कंडेंसेशन हो गया। अब यहाँ एक लॉ अप्लाई हो रहा है क्या, कि ये हाई टेम्परेचर से कहाँ जा रहा है, लो टेम्परेचर की तरफ। इस लॉ को क्या कहते हैं, -1th लॉ। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, -1th लॉ कहते हैं। फिर 0th लॉ आया। 0th लॉ में उसने कहा कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में हैं, अगर दो बॉडीज एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरी बॉडी भी इक्विलिब्रियम में होगी। इसकी आपको मैं ऐसे एग्जांपल देता हूं कि भाई A बराबर है B के और B बराबर है C के, तो क्या A बराबर होगा C के, जी सर। होगा ना भाई। तो यहाँ पे यही बात हो रही है 0th लॉ के अंदर। 0th लॉ कहता है, मैं यहाँ से ये हेडिंग मिटा रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये -1th लॉ की मैंने कहानी लिखी है तो इसीलिए। -1th लॉ क्या कहता है भाई, कि टेम्परेचर मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, या हीट ट्रांसफर फ्रॉम, हम ये आसान लफ्जों में लिख लेते हैं, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इसीलिए मुंह में जब हम आइसक्रीम खा रहे होते हैं ना, हम जब आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो आइसक्रीम मुंह में पिघल रही होती है ना। क्यों पिघल रही होती है, हमारे मुंह के अंदर का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आइसक्रीम माइनस में होगी, या माइनस में नहीं तो 0 पे तो होगी। तो जैसे ही हमारे मुंह में आइसक्रीम गई, हुआ क्या, हमारे मुंह का जो टेम्परेचर था वो उसके अंदर ट्रांसफर हुआ, और उसका जो है वो टेम्परेचर डाउन हुआ, तो आइसक्रीम पिघलना शुरू हो गई। ठीक है, इसी तरह चाय का कप गर्म है और एटमॉस्फेयर उससे थोड़ा ठंडा है। अब फॉर एग्जांपल चाय का कप जो है वो तकरीबन समझ लें कोई 70-75 डिग्री सेंटीग्रेड का है, और एटमॉस्फेयर 26 का है। तो अब हीट कहाँ से कहाँ जाएगी, चाय से कप से एटमॉस्फेयर में जाएगी कि एटमॉस्फेयर से चाय के कप में आएगी? चाय के कप से एटमॉस्फेयर में जाएगी। चाय के कप से एटमॉस्फेयर में जाएगी। जैसे ही वो चाय के कप से एटमॉस्फेयर में जाएगी, चाय ठंडी हो जाएगी। ऐसा ही है ना भाई, चाय ठंडी हो गई क्यों, कि वो उस टेम्परेचर पर आ गई। किस टेम्परेचर पर, जो रूम टेम्परेचर था। इसीलिए ठंडी जगह पर गर्म चीज जल्दी ठंडी होती है, क्योंकि वो उस टेम्परेचर पे आने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये -1th लॉ था। फिर 0th लॉ की बात करता हूं। बेटा बॉटल के अंदर जो बर्फ पिघल रही है वो तो मेल्टिंग है ना। ठीक है, कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन ये है कि जो गैस में वाटर मॉलिक्यूल है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। और वो बाहर आकर चिपक रहा है ना, पानी की बॉटल में थोड़ी आ रहा है। 0th लॉ कहता है कि इफ टू बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम देन थर्ड बॉडी इज इक्विलिब्रियम। यानी वो भी बॉडी क्या होगी, जैसे एक A है, एक B है और एक
सी है। अगर ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में है और बी और सी आपस में इक्विलिब्रियम में है तो ऑटोमेटिकली ए और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होंगे भाई? बैलेंस होंगे। ठीक है, तो ये लॉ थे। उसके बाद आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या है भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? इसके लिए मैं आपको एक और चीज याद कराऊं। आप लोगों ने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? बताएं भाई क्या था? बिफोर और आफ्टर दोनों बराबर। हाँ, मास कैन neither be created nor destroy but it can change from one form to another form। यानी मास जो है वो खत्म नहीं होगा, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो है वो एक और लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी में भी यही बात है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अगर एनर्जी चेंज होती है उसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की जो हीट है वो मस्ट रिमेन कांस्टेंट। वो रिमेन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिस साइंटिस्ट ने दिया था उस साइंटिस्ट का नाम है हेल्महोल्ट्ज। ठीक है भाई, ये एमसीक्यूज में एक आध बार पूछा गया है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हु प्रपोज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो नाम है हेल्महोल्ट्ज। इसमें एल साइलेंट है, HELM में एल साइलेंट है, ये है हेल्महोल्ट्ज। और इसने ये अपना लॉ दिया था 1847 के अंदर। तो स्टेटमेंट क्या है भाई इसकी? इसकी पहली स्टेटमेंट है कि द टोटल हीट of a system and its surrounding must remain constant। दूसरी है थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज में जो हम याद करते हैं वो तो वो बहुत आसान है ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। बड़ी बच्चों वाली हो जाती है, थोड़ा फर्स्ट ईयर में है, थोड़ा अच्छी और एक एडवांस वाली वर्डिंग लिखते हैं। तो उसकी मैं भी एक वर्डिंग लिख रहा हूँ, अ सिस्टम कैन नॉट डिस्ट्रॉय और क्रिएट एनर्जी however it can exchange energy with its surrounding in the form of heat or work। यहां तक लिखो, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आती है जो हम अभी फॉर्मूला पढ़ेंगे इसका, यहां तक कॉपी कर लो फिर आगे लिखते हैं।
हाँ जी, लिख लिया होगा। मैं फॉर्मुलेशन में सिर्फ आज एक काम ही करता हूँ, 7 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग कॉपी कर लो, समझा मैं कल दूंगा, क्योंकि अगर मैं अभी समझाऊंगा तो कल दोबारा समझाना ही पड़ना है, तो बेहतर है अभी सिर्फ लिख लो और बात मैं कल समझा दूंगा। तो इसकी एक फॉर्मुलेशन है, उसके लिए कुछ वर्डिंग लिखनी है हमने कि एक सिस्टम हमने लिया, वो सिस्टम क्या लिया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि कंसीडर a system in its initial state having internal energy E1, जी जी रिड्यूस सिलेबस से ही आएगा, if heat equal to Q is supplied to the system and work W is to be done on the surrounding while the internal energy, जी बेटे, changes to E2। एक तो आप लोगों के लिए पूरा पूरा लिखना पड़ता है, according to first law of thermodynamics, E2 minus E1 is equals to Q minus W, और E2 माइनस E1 को क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा F minus VI initial velocity. डेल्टा E is equals to Q माइनस W, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी एक और स्टेटमेंट है, वो भी लिखनी है हमने, इस लॉ को हमने डिफाइन करना है। The change in internal energy of a thermodynamic system is equal to, जी जी अभी करता हूँ बेटा, ये the heat absorbed by the system minus work done on the surrounding।
ठीक है, ये बात समझानी है मुझे, अभी समझाई नहीं है मैंने, ये सिर्फ आपने अपने पास छापना था, समझाऊंगा मैं कल। ठीक है, अब इट डिपेंड्स कि कल फिजिकल होती है या ऑनलाइन, जो भी होगी उसी में मैं ये बात को समझाऊंगा और उसी के फिर आगे मैं कंटिन्यू करूंगा इसके आगे की डेरिवेशंस को। तो जिन्होंने नहीं लिखा है तो उनके लिए मैं अभी तस्वीरें सेंड कर दूंगा, और जिन्होंने लिख लिया है वो बता दें, क्योंकि 2 मिनट बाद क्लास एंड हो जाएगी। सर स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, जिन्होंने नहीं लिया भाई मैं अभी ग्रुप पर भेज देता हूँ स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं यही पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि अभी 2 मिनट में खुद ही एंड हो जाएगी। तो इसको इंशाल्लाह कल आगे कंटिन्यू करूंगा। ये सिर्फ लिखवाने का मकसद ये था कि कल हमारा टाइम बच जाए, ऐसा ना हो कि कल लिखे भी और पढ़े भी। तो कल ये लिखा हुआ हो, हम इसी को आगे समझेंगे और फिर इंशाल्लाह उसी के आगे जो उसका आगे की डेरिवेशन उसको मुकम्मल करेंगे। ठीक है बेटे, और जो भी होगा कल का मामला वो आपको कल ही बता दिया जाएगा या आज रात तक बता दिया जाएगा कि कल फिजिकल है या ऑनलाइन। ठीक है, तो ग्रुप चेक करिएगा, ग्रुप से आपको पता चल जाएगा। ठीक है बेटे, अपने टेस्ट की तैयारी मुकम्मल रखना, हो सकता है इसी हफ्ते हो जाए, इस हफ्ते नहीं हुआ तो अगले हफ्ते तो लाजिम होगा, तो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़।